आपके इसमें पूछेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा। ओके, फाइंड लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी of cantilever beam. Cantilever beam AB having 2 meter effective span has cross section 250 mm into 500 mm. 250 mm into 500 mm. Reinforced with 4 bars of 20 mm fan. In double layer. In double layer. ब्रैकेट में लिखो 2 bars in each layer. And 40 mm clear cover. 40 mm, sorry, clear cover. 40 mm clear cover. And 30 mm clear distance between 2 layers. Two layers. ओके, लेयर्स बोल सकते हैं, और 2 बार्स, 2 लेयर्स में बार है ना, तो 2 लेयर्स के लिए 30 mm आपको देखे। एंड द नेक्स्ट used M20 grade concrete and FE 500 लेते हैं अभी यहाँ पे 500 steel, FE 500 steel. So guys, this is the question. ये क्वेश्चन है अभी आप। ओके, सो अभी यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का इफेक्टिव लेंथ इज गिवन। ओके, सबसे पहले गिवन में क्या क्या देखे आप ये देख लो। और लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी? लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको इस तरह पता चलेगी कैंटिलीवर बीम की, कि आपको वहां पे क्या आपका ये है, यानी क्या बोलते हैं, बीम जो है आपका वो कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम पे आपका क्या आएगा, वॉल आएंगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका वॉल आएंगी, वॉल के ऊपर आपका कुछ भी रह सकता है, यानी स्लैब रह सकता, अगेन एनीथिंग रह सकता। वॉल यानी कौन सी रहेंगी, कैंटिलीवर वॉल। अगर बाहर की वॉल अगर अपन पकड़ रहे हैं तो बाहर की वॉल हम 4 इंची दे सकते हैं, 4 इंची यानी 0.115 mm वाली, या फिर 9 इंचेस दे सकते हैं 0.23 mm वाली, यानी 0.23 मीटर यानी 230 mm वाली। सो इस तरह के वॉल्स गिरेंगे उसके ऊपर।
तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। अगर आपने m निकाल लिया तो फिर आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। ओके, रिवर्स प्रोसेस में चलना है अभी आपको। आपको ये देके सेक्शन देके है तो उस पर से आपको लोड निकालना है। आपको लोड देके रहता तो आपको डिजाइन करना पड़ता सेक्शन। दैट इज एनालिसिस पार्ट, इट इज रिवर्स पार्ट। ओके, सो फर्स्ट step 1, design constant, sorry, sigma cbc, sigma cbc 7 mpa, sigma st 0.55 fy 275 ना या 265, 275. ओके 275। ओके, m is equals to 3 sigma cbc, 13.33, पेज नंबर 80, क्लॉज नंबर आप लिख सकते हैं बी समथिंग कुछ तो भी है। k is equals to 93.33 divided by 93.33 plus sigma s, how much? 0.25 समथिंग आता, 254 या 253. 253, ओके। and the next j 1 minus k by 3, q, how much? That q and that j, how much guys? अच्छा, प्रॉब्लम होता है क्या? $0.915. नाही चलते माइक ऑन करा गेलं अचानक कट होऊन गेलं. 0.915, .810. 810. q, ओके ओके गाइस, सो इतना सब कुछ अपन ने निकाल लिया। द नेक्स्ट इज आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन होना, तो सेक्शन आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन इज कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर बीम में सिंपली सपोर्टेड में ऊपर में रेनफोर्समेंट रहेगी। रेनफोर्समेंट कहां पर रहेंगे आपके ऊपर, रेनफोर्समेंट रहेगा। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा आपको
कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. दिस इज योर गिवन 40 mm क्लियर कवर एंड दिस इज गिवन 30 mm. तो ये एरिया को मैं थोड़ा जूम कर लेता आपके लिए स्पेशली. ठीक है, ये एरिया को अपन जूम कर लेते हैं. ये क्या है, आपको यहां से लेके यहां तक का क्या रहेगा, दैट इज योर इफेक्टिव डेप्थ. नाउ दिस इज योर 500 एंड ये 250 है. ओके, सो ये एरिया को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं. तो जूम करेंगे यानी कैसे दिखेंगे, देखो दिस एरिया. जरूरत नहीं है इतना ही पार्ट करते. ओके, सो ये देखो, ये अभी 40 mm हो गया. ये कितना है, 20 mm. 20 mm का बार है. और ये कितना हो गया अभी, ये 30 mm है. सर थोडा कॅमेरा वर कॅमेरा वरती पाहिजे. वरती करण्यापेक्षा आपण याला हे करून टाकू. हा, आता बरोबर आहे का. सर थोडस ओके, नाउ आता क्लियर आहे. ओके ओके. सो ये देखो, अभी ये 30 mm और ये आपका 20/2 यानी 10 mm. ओके, 10 mm. तो अभी सीजी कहां से रहता है, तो जब भी हम इसका इसका यानी रेनफोर्समेंट का सीजी पकड़ना है अपने को, अभी क्या निकालना है, अभी अपने को इसका इफेक्टिव कवर निकालना है. तो दैट इफेक्टिव कवर ऑलवेज जो भी आपके ये रहेंगे, ये अगर 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो है तो उस रो का सेंटर रहेगा आपका डी डैश. आप हरदम क्या करोगे कि नीचे वाले से डी डैश कंसीडर करोगे, बट नॉट, दिस इज नॉट अ डी डैश. ये आपका डी डैश नहीं रहेगा. डी डैश कहां से रहेगा, इसके सेंटर से जाएगा, इसके सेंटर से, यानी इसके सेंटर से मुझे लेना पड़ेगा. ये मेरा डी डैश है. तो अभी ये डी डैश यहाँ पे समझ लो कहां से, ये 30 के सेंटर से, 30 के सेंटर से यहां से लेके यहां तक का आपका क्या हो गया, डी डैश हो गया. डी डैश हो गया कवर. तो कवर इज इक्वल टू कितना हो गया अभी, 40 प्लस 20 प्लस 30/2. 40 प्लस 20 प्लस 30/2. 20 क्या है आपका, दैट 20 इट इज योर अपर लेयर बार. अपर लेयर बार तुम्हारा कितना है, 20 mm प्लस ये 30 mm. इन दोनों के बीच का आपको क्या है, दोनों के बीच का आपको क्या देखे है, क्लियर कवर देखे, क्लियर कवर देखे. तो ये दोनों के बीच का आपका क्लियर कवर हो गया. एंड देन इसके नीचे आपको और एक बार देखे, यानी 2 लेयर्स में देखे 20 mm का. सो इसके इससे यानी ये 20 mm का. तो अगर आप क्या करते, हरदम क्या करते हम, कि इसके नीचे से ले लेते, दैट इज माय इफेक्टिव कवर, बट नॉट. आवर इफेक्टिव कवर इज इन बिटवीन दैट 2 लेयर्स. अगर 3 लेयर है तो बीच का रहेगा, 4 लेयर है तो 4 के बीच का, यानी आपका यानी जैसे सपोज एग्जाम्पल 1 2 3 3 1 2 3 ये है, तो यहां से लेके यहां तक का आपका डी डैश रहेगा. ओके, अगेन अगर आपका इस तरह है तो यहां से लेके यहां तक का आपका डी डैश रहेगा, यानी ऊपर के फाइबर तक. ओके गाइस,
इस तरह का आपका डी डैश रहेगा, डी डैश। समझ लगा? समझा क्या आपको कि अगर तीन तीन बार्स है यानी तीन लेयर्स है तो बीच के लेयर से आपको काटना पड़ेगा। चार लेयर्स है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे यानी ये दोनों यानी सेकंड के बाद जो भी सेंटर रहेगा मेरा वो सेंटर से मैं काट दूंगा, वहां से ऊपर तक मेरा क्या रहेगा, डी डैश रहेगा। डी डैश यानी इफेक्टिव कवर। ओके, इफेक्टिव कवर ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर इट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ, इट इज इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फंसते यानी क्या हो जाता है, यहाँ पे गलती करते हैं। ओके, और ये इसमें वगैरह नहीं पूछते, क्या में एमपीएससी में वगैरह नहीं पूछते। सो बट इट इज आस्क्ड इन द साइट पे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा डी डैश क्या है तुम्हारा डी डैश, एंड इफेक्टिव कवर कितना है, एंड योर नॉमिनल कवर कितना है। तो दैट नॉमिनल कवर इट इज द फ्रॉम आपके, ये भी यहाँ से इसके ऊपर से स्टीरअप जाएगा, स्टीरअप्स के बाद जो भी छूटेगा वो नॉमिनल कवर। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, अभी आपको क्या देखे, क्लियर कवर देखे। ओके, so that's why don't confused in nominal cover, clear cover and effective cover. Okay, so अभी समझ गया ये कहां से है, यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक है। तो कितना रहेगा गाइस, 75। 75। ओके, 75 mm। सो अभी आपका डी कितना रहेगा, फिर 75 mm है तो यहाँ से यहाँ तक का डी कितना रहेगा, that is 500 minus 75, 425 mm। Got it? 425 mm, it is your effective depth। Okay, effective depth 425 mm effective depth, क्योंकि इफेक्टिव कवर आपका कितना हो गया, इफेक्टिव कवर इट इज इक्वल्स टू 75 mm। व्हाट इज AST? 4 into pi by 4 divided by 1 t square, 314 into 4, आई थिंक सो 314, ये कुछ तो भी निकलता है एरिया। 1256.8 निघाला। हा नाही, 1256 एका बारचा मी म्हणतोय, म्हणजे 20च्या एका बारचा 314 काहीतरी निघते, 314 इंटू 4 कराल तर 1200 समथिंग काहीतरी निघाला पाहिजे। किती? 1256.8 हा 1256.8 mm स्क्वायर, 1256 हा होऊ शकतं, बरोबर आहे। 14 मग आहे, 314 काहीतरी निघतंय याचा एरिया, 20 चा एरिया। सो ये आपका EST भी निकल गया। नाउ गो फॉर द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो स्टेप नंबर, ये गिवन में ही रहने को ना आपका, लेकिन मैंने गिवन ना लिखते हुए पहली स्टेप ये लिखी, एंड देन आपका सिंप्लीफिकेशन मैंने करके दिया कि ये सिंप्लीफिकेशन आपका डी और बी का सिंप्लीफिकेशन आपको चाहिए, इसलिए मैंने करके दिया। द नेक्स्ट इट इज स्टेप नंबर 2, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, XC। XC is equals to K into D. So what is K? 0.253 into 425 ना guys, how much? 107.525। 107.525, ठीक है, 53 भी लिख सकते हैं। हाँ, मुझे और एक क्वेश्चन आपको करना है, मैंने ऊपर में बार क्यों लिखा है? कैंटिलीवर। तो कैंटिलीवर में ऊपर में ही बार क्यों प्रोवाइड होता है? सर ऊपर टेंशन आता, नीचे कॉम्प्रेशन।
यस एग्जैक्टली, ऊपर टेंशन रहता, नीचे कंप्रेशन रहता। ओके, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे रहता है, इसीलिए ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन रहता है। दैट्स व्हाई वी टेकन टेंशन साइड रेनफोर्समेंट। कंप्रेशन तो मेरा कंक्रीट ले लेगा, इसलिए ऊपर हमने क्या किए है, बार्स प्रोवाइड किए। ओके ओके, देन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। Actual neutral axis. So what is actual neutral axis now? B into x, B into x by 2 from moment area method. Okay, m into ast, m into ast, m into ast. Oh, 280 upon 3 sigma square, m into ast into d minus x. So b it is equals to 250 into x square by 2 is equals to 13.33 into ast 1256.8 into d 425 minus x. What is x? What is x? 180.87. 180.87. 180.87 mm. Xc is less than x, and x is greater than xc. Again, over and cross section. Okay, x is greater than xc, hence over and for section. Over and force section. MR calculation based on guys, Compression. compression. MR calculation based on compression. Compression. Now here is sigma CBC. X 180.87. Okay, and here is sigma S divided by m. अब ये बढ़ सकता था, that is sigma st by m, that is sigma s by m actual, sigma a भी बोल सकते, sigma s a actual divided by m. So ये critical neutral axis है. X
एक्सी से ज्यादा है, एक्सी से ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, एक्सी से ज्यादा है करके सिग्मा सीबीसी चेंज नहीं होगा, सिग्मा एस चेंज होगा। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे जो भी मेरा सी एक्ट करेगा, दैट सी इज एक्ट लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक का आपका लीवर आर्म रहेगा। यहाँ पे जो लीवर आर्म है वो सीधा सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रायंगल जो है वो रहेगा x/3, तो ये रहेगा d माइनस x/3, दैट इज लीवर आर्म। लीवर आर्म d माइनस x/3। सो नाउ MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन अभी मुझे निकालना है, MR बेस्ड ऑन कंप्रेशन मुझे निकालना है अभी। MR कैलकुलेशन, MR based on compression is equals to MR based on compression C into L. C is equals to guys sigma CBC by 2 V into X, that is C, into L. L it is nothing but D minus X/3, 7 by 2, 250, X 180.87 into D 425 minus 180.87 divided by 3. Okay, what is MR compression? What is MR compression? 57.71. Okay, 57.71. Okay, you can calculate actual stress also from similar triangle method. Okay, similar triangle method से आप actual stress in steel भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। So हम actual stress भी निकाल लेते हैं। Can I erase this? Erase कर सकता मैं ये? हो सर। So, Okay. ओके, नेक्स्ट। ओके, यहां तक हो गया गाइस। इसके बाद अभी MR बेस्ड ऑन टेंशन भी आप निकाल सकते हो, बट आपको उसके लिए एक्चुअल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। MR based on tension, okay, that is T into L. MR tension is equal sigma S actual, मैं actual बोल देता इसको, sigma S A actual हो जाएगा, sigma X A actual into AST। यहाँ पे M इंटू कर रहा था, यहाँ पे M इंटू रहता, M गेट कैंसल, दैट्स व्हाई नहीं भी लिखा तो भी चलता। इंटू L, L इट इज D माइनस X/3। ओके, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा X एक्चुअल निकालना पड़ेगा, सिग्मा X एक्चुअल। सो हाउ कैन यू फाइंड लाइक दिस सिमिलर ट्रायंगल मेथड फ्रॉम देयर। 7 के लिए कितना है, 180.87। So sigma SA actual divided by M
के लिए कितना है, d माइनस एक्स, यहां से लेके यहां तक। $425 minus x 180.87, that is d minus x. Okay, so ये 425 minus 180.87, how much? Sigma SA by m, that is actual stress. यहाँ पे अभी ये मेरा समथिंग बड़ा है, अभी यहाँ पे छोटा कितना रहेगा, एक्चुअल छोटा है, सिग्मा एस ए, यहाँ पे मैं लिखता सिग्मा एस ए डिवाइड बाय एम। हाउ मच गाइस? आंसर करो। सिग्मा एक्स ए डिवाइड बाय एम, इनटू हो जाएगा इधर, निकालो ना जल्दी। सर ती एक्सची करेक्ट आहे का? काय? एक्सची ऍक्च्युअल न्यूट्रल ऍक्सिस एक्स. हाँ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मुझे एक्स आहे ना. नाही त्याची व्हॅल्यू करेक्ट आहे का म्हटलं. मला काय माहित, तुम्ही सांगितली आहे ही व्हॅल्यू. सर मी नाही सांगितली, मला एक फक्त डाऊट होता म्हणून मी विचारलं. अच्छा, तुम्ही काढून बघा वाटल्यास, तुम्हाला जर बाकी सगळ्यांनी काढून बघितली तेवढीच आली आहे का? मी पर्सनली मेसेज केला सर्वांना, कोणीच आन्सर नाही दिलं. राईट आहे म्हणताय अमृत. बरोबर आहे सर. हा ठीक आहे ना मग. सिग्मा एस ए ऍक्च्युअल डिवाइड बाय एम सांगा काय राहतं. 9.448. 9.448. 9.448 MPa. Sigma SA is equals to 9.448 into 13.33 m into हो जाएगा. How much? 125.94. 125.94. It is less than sigma ST 275 MPa. Okay. अभी आप MR बेस्ड ऑन टेंशन निकाल सकते हैं. 125.94 into sigma ST 1256.8 into 425 minus x by 3, 180.87 divided by 3. MR 57.72. 57.72. चालतं. 57.71 आणि 57.72 हे दोन्ही चालतात. ओके, सेम वैल्यू. नेक्स्ट, ये गरजेचं नहीं है काढणे, जरूरी नहीं है निकालना. आपको निकालना है तो आप निकालो, अदरवाइज नहीं भी निकाला तो भी चलेगा. ओके, पूछा है आपको एक्चुअल स्ट्रेस निकालो तो ही ये निकालना है आपको. एंड फॉर चेक कि सेम वैल्यू आने को होना, इसलिए ये चेक के लिए हमने ये निकाला है. नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, लोड कैलकुलेशन. नाउ ओके, लोड कैलकुलेशन. तो आपको क्या निकालना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी.
find load carrying capacity of cantilever beam. Okay, so load carrying capacity. Load calculation. We are taking this UDL on this beam of 2 meter, effective span, beam of 2 meter effective span. We want this W. The W unit is kilonewton per meter. W unit is kilonewton per meter. We want this W. So अब W निकालना है guys. So आपको पता है मोमेंट क्या रहता है यहाँ पे, W इंटू एल बाई टू ये मोमेंट रहता है, W इंटू एल बाई टू ये क्या रहता मोमेंट रहता है. ओके, W इंटू एल क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा. एक्ट कहां पे होता है, एल बाई टू पे होता है. दैट्स वाई W इंटू एल बाई टू दैट इज मोमेंट. सो इक्वेटिंग MR is equals to M, मोमेंट, वर्किंग मोमेंट बोल सकते हैं आप. So what is M is equals to W into L by 2 है यहाँ पे. सिंपली सपोर्टेड रहता था तो WL स्क्वायर बाय 8. ओके, फिक्स रहता था तो 20 का WL स्क्वायर बाय 24 और एंड के WL स्क्वायर बाय 12. हमने RCC 1 में यानी अभी इसमें LSM में वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरे के पूरे. ओके, यानी बेकार क्वेश्चंस. सो अभी यहाँ पे W, व्हाट इज W आए, W निकालना है. अभी W आपको निकालना है. ये आपका 57.72 दैट इज किलो न्यूटन इंटू मीटर. W इट इज इक्वल्स टू निकालना है आपको, L इट इज 2 डिवाइड बाय 2. W इट इज इक्वल्स टू 57.72 किलो न्यूटन पर मीटर. 57.72 किलोन्यूटन पर मीटर. ओके, W किलोन्यूटन में रहता, इंटू स्पैन मीटर में रहता, इसलिए किलोन्यूटन इंटू मीटर होता. तो दैट मीटर, ये यहाँ का मीटर और ये यहाँ का मीटर गेट कैंसल. तो बचा क्या, किलोन्यूटन बचा. W इज इक्वल टू इन किलोन्यूटन. ओके, सो इतना आपका क्या है अभी आपका वेट यानी यूडीएल है 57.72. तो इस पे अभी हाइट ऑफ वॉल अगर अपन निकाले तो कितनी यानी कितनी बड़ी हाइट ऑफ वॉल रहेंगी वो मुझे एडिशनल क्वेश्चन में मैं निकाल के दूंगा अभी आपको. एडिशनल क्वेश्चन गाइस, इसी में एडिशनल क्वेश्चन. कैन आई इरेज दिस? इरेज करूं क्या मैं? हाँ, हो सर. हो सर. ओके. Additional question. Find the height of wall above the beam सो हाइट ऑफ वॉल अगर अभी मुझे निकालना है, बीम के ऊपर मेरी हाइट ऑफ वॉल है. सपोज ये मेरा कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर एक आपकी वॉल है.
ओके हाइट ऑफ वॉल है h, ओके h। सो ये हाइट ऑफ वॉल है अभी इसके ऊपर, तो वी वांट दिस h। सो ब्रिक वॉल की डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल, विथ मोटार, ओके विथ सीमेंट मोटार ये रहेगा डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल। सो अभी आपको पता है W, इसके यूडीएल क्या है, इसका यूडीएल आपका है जी, यूडीएल है। तो यूडीएल कैसे आएगा, W इज इक्वल डेंसिटी ऑफ ब्रिक वॉल इंटू हाइट इंटू थिकनेस। सो थिकनेस आपकी मैं एज्यूम करता है 0.23, एज्यूमिंग अगर देखी रहेंगी तो वही ले लेगा। एज्यूमिंग थिकनेस 0.23 मीटर, 9 इंची। यहाँ पे आपका W सिर्फ और सिर्फ ये W नहीं निकलेगा, यहाँ पे आपका ये W क्या रहेगा, आपका W इज इक्वल टू ये W ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा, लाई लोड रहेगा, W ऑफ लाई लोड। ओके W ऑफ लाई लोड रहेगा, W ऑफ लाई लोड इज इक्वल टू आप कर सकते हो। तो सबसे पहले W इज इक्वल टू पकड़ लो, W इज इक्वल टू W डेड लोड प्लस W लाई लोड। सो डेड लोड इज इक्वल टू W डेड लोड इज इक्वल टू W सेल्फ वेट, sulfate is equals to density of concrete into B into D, 25 into 0.25 into 0.5 कितने थे राहुल? How much? हाँ 0.031 0.031 सॉरी सर 3.125. 125 kilonewton per meter. So we want minus this value from this W. Okay, W it is equals to 57.72 is equals to 3.125 plus W लाई लोड. So W लाई लोड किती येते मग याच्यातून याला मायनस करावं लागेल 54 point how much guys 54.595. 595. Okay, that is the wall load के लिए ये अभी आपका यूडीएल रहेगा. तो नाउ अभी हम करेंगे ये यूडीएल डाल के 54.595 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ब्रिक इट इज 20, हाइट निकालना है एंड इनटू 0.23 दैट इज द विड्थ ऑफ द वॉल. व्हाट इज हाइट नाउ? ये अभी करेक्ट है हाइट. लास्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जो देखा था वो रॉन्ग था क्योंकि डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते डब्ल्यू को, इसमें लाई लोड, इसका ये डेड लोड रहेगा और ये जो है ये मेरा लाई लोड है, जो भी ऊपर आ रहा है ये मेरा लाई लोड है. लाई लोड काय का आ रहा मेरा, ये इसका मेरा लाई लोड आ रहा, लाई लोड ऑन द बैक लाई लोड. लेकिन वो कौन सा लाई लोड इन स्टडी मेथड, यानी स्टडी वाला, यानी वो डेड लोड में ही काउंट होगा. इम्पोज लोड स्टेशनरी वाला, इम्पोज लोड आप स्टेशनरी बोल सकते हैं, लाई लोड स्टेशनरी वाला, दैट इज लाई लोड स्टेशनरी. यानी उसको डेड लोड में ही लेना पड़ता है. स्टेशनरी यानी फिक्स है, ये हलने वाला है क्या? नहीं, लेकिन मेंबर पे वो लाई लोड एक्ट हो रहा, मेंबर पे लाई लोड एक्ट हो रहा. तो लाई लोड ये आप क्या रहेगा आपका स्टेशनरी रहेगा.
ओके, लाइव लोड स्टेशनरी रहेगा। बताओ हाइट अभी। 11.868. Okay, 11.868. That is the correct answer now. Okay, okay guys. इसी तरह करना है। अच्छा, आरसीसी 1 चे बाकीचे व्हिडिओज पाहिले वाटते राहुल? हो सर, कालच बघितलंय.